हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देश में फिर से इलेक्शंस का माहौल है और इलेक्शंस के माहौल में अक्सर सारा देश गरमा जाता है। हर किसी को पॉलिटिक्स के बारे में बात करना होता है, हर किसी को राय रखनी होती है। डेमोक्रेसी है देश में, तो हर एक का हक बनता है कि अपनी अपनी राय रखें और अपने अपने दोस्तों में बातचीत करें कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन क्यों जीतेगा और किसने कितने सीट रखने हैं या हारने हैं। जैसे लोगों में भी ये बात होती है, वैसे ही सरकारों में और अपने अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी बात चलती है। तो हमने देखा कि पिछले कुछ महीनों में जैसे बीजेपी को हार मिली वेस्ट बंगाल में, दूसरी जगह पर भी एक दो जगह पर हार मिली, लेकिन इसके कारण कुछ हैं। तो इन्हीं कारणों से ये लोग बौखला जाते हैं। जब इनके सर पर इलेक्शन आता है तो तब कुछ हरकत करने की कोशिश करते हैं कि अब के इलेक्शन में तो हमको जीतना ही है, इतने सीट मिलने ही हैं, या कम से कम हमारा परफॉर्मेंस बेहतर हो जाए। पिछले बार 315 सीट थे एनडीए के, तो इस बार और ज़्यादा हो जाए। ये डर लगा रहता है पॉलिटिकल पार्टीज़ को हमेशा कि सीट्स कहीं कम ना हो जाए या फिर स्टेट कहीं हार ना जाए। तो हारने का डर क्यों होता है? क्योंकि अपने आप में एक फेलियर का एहसास बढ़ने लगता है। जैसे पिछले इलेक्शंस में हार गए वेस्ट बंगाल में और केरल में और तमिलनाडु में, उस हार के बाद में जिस तरह एक्चुअली ये सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की जो दूसरे कोरोना वायरस के चरण में कंटेन करने में फेल हो गई, इसका डर ज़्यादा है कि अगले इलेक्शन में इसका असर पड़ेगा। अब यूपी, उत्तर प्रदेश जो सबसे ज़्यादा विधायक भेजता है सेंटर को, जो सबसे ज़्यादा एमएलए के सीटें रखता है अपने आप में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्टेट है इंडिया का, जिससे सारे देश के अगले इलेक्शंस की हालत मालूम पड़ती है, भांप लेते हैं मतलब। तो पॉलिटिशियंस बहुत होशियार होते हैं, इनको अपना उल्लू सीधा करना मालूम होता है, पता है इनको। अब वैसे ही बीजेपी को भी एक अंदरूनी डर है कि उनके पिछले कुछ महीनों में या सालों में जो फेलियर्स हुए हैं, उनका असर अगर इस इलेक्शंस पर पड़ता है तो शायद अगले जनरल इलेक्शंस पर भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो उनकी जिद तो रहेगी कि ये इलेक्शन जीतना ही है। इस बीच में भाइयों और बहनों, मैं एक बात बता दूं आपको कि ईवीएम पर जो तोहमतें लगाई जा रही थी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पर, हर इलेक्शंस के बाद में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पर तोहमतें लगाई जा रही थी कि कोई भी बटन दबाओ, वोट बीजेपी को जा रहा है, इसीलिए बीजेपी जीत रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने हाल ही में फिर से एक बार देखा कि बंगाल में बीजेपी हार गई और केरल में बीजेपी हार गई, और जिनके साथ गठबंधन था इनका तमिलनाडु में, वो भी हार गए। तो देखिए, ईवीएम की कोई बात नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर आप विश्वास रखिए, क्योंकि ये सही रिजल्ट्स हमको बता रहा है। तो बीजेपी को जो डर है अभी कि यूपी अगर हार गए तो उनको शायद अगले जनरल इलेक्शंस में बहुत बुरी मात खानी पड़ेगी। तो ऐसे माहौल में कल बीजेपी ने अपने मिनिस्ट्री का, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बढ़ा दिया, क्योंकि हर किसी के एस्पिरेशंस होते हैं कि आगे बढ़ें। तो एमएलए एमपीज़ के भी एस्पिरेशंस होते हैं कि हम मिनिस्टर बने, छोटे मिनिस्टर से बड़े मिनिस्टर बने और पार्टी के हायरार्की में ऊपर आते जाएं। तो इसके चलते ऐन इलेक्शंस के पहले बात कहने वाली ये है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपना उल्लू सीधा करना बहुत अच्छी तरह आता है। जैसे कि तेलंगाना में कांग्रेस ने रेवंत रेड्डी को प्रेसिडेंट बना दिया, पीसीसी का। तो हर कोई अपना अपना उल्लू सीधा करना और कैसे करें इस बारे में लगा होता है। लेकिन तमाशा ये है अभी कि क्या बीजेपी फिर से
यूपी जीत सकेगी, क्योंकि हमारे हैदराबाद के ओवैसी साहब भी मुस्लिम वोट्स हासिल करने में अपना पावर टेस्ट करने के लिए यूपी में मैदान में उतरने वाले हैं इलेक्शंस में, और कुछ 50-80 सीट वो भी फाइट करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है कहीं पर। तो क्या मुस्लिम वोट्स बट जाएंगे जैसे बंगाल में कोशिश करी गई, लेकिन बंगाल का कुछ असर नहीं पड़ा, मतलब ममता बनर्जी फिर से जीत गई। तो वैसे ही क्या यहां पर भी मुस्लिम वोट असर नहीं कर पाएगा और बीजेपी फिर से जीत जाएगी? क्योंकि मुस्लिम वोट बंटवारे होने से अपोजिशन को नुकसान बहुत ज्यादा होगा और फायदा बीजेपी का होगा। और बहुतों ने तो ये भी कहा है कि ओवैसी साहब एक तरफ से बीजेपी का काम ही कर रहे हैं मुस्लिम वोट को बांटकर। तो अपोजिशन नाम की चीज बिल्कुल ना के बराबर है यूपी में अभी, क्योंकि 40-50 वो जो सीटें हैं समाजवादी पार्टी के, तो वो कुछ काम नहीं कर सकते। 400 में से 50 लोग क्या करेंगे बैठकर, किसी चीज का अपोजिशन नहीं कर सकेंगे। और क्योंकि अपोजिशन बटावा है, अलग अलग लड़ते हैं ये लोग, मायावती हो या यादव जी हो, अखिलेश यादव, इनकी वजह से बीजेपी को बहुत ज़्यादा पावर मिल जाता है, एक इंप्रेशन भी मिल जाता है लोगों को कि भाई ये पार्टी एकत्रित है, कम से कम बटे हुए नहीं है। तो क्या पॉलिसीज होंगी, जो स्ट्रांग पार्टी है उसकी क्या पॉलिसीज रहेंगी और जो बटे हुए हैं उनकी पॉलिसीज क्या रहेंगी। यह हमारे देश की एक बड़ी समस्या है कि ये मल्टी पार्टी का ढांचा जो है पॉलिटिकल सिस्टम में, ये यहाँ से शुरू होता है हमारा पॉलिटिकल सेटअप का प्रॉब्लम देश का। और बहुत सारे हज़ारों कईयों प्रॉब्लम्स हैं जो मेरे उम्र वाले सभी ने देखा है और सभी ने एक्सपीरियंस किया है अपनी अपनी ज़िंदगी में। नया भारत अलग है और जो हमने देखा है वो अलग था और अलग तरीके से आगे बढ़ता गया, लेकिन पॉलिटिक्स वहीं का वहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज वहीं के वहीं हैं, अपोजिशन बटी हुई है। कोई 3 बड़े पार्टीज मुल्क में, देश में ऐसे नहीं हैं कि इंडिविजुअली अकेले अपने दम पर, या ऐसा गठबंधन जो एक नाम के नीचे आए, एक नए नाम से उभरे, लोगों के सामने प्रेजेंट करें ताकि लोगों को चॉइस हो। क्योंकि क्या होगा अभी यूपी में, अपोजिशन बटी हुई है, अखिलेश को चुनो या मायावती को चुनो, जीतेगी बीजेपी ही। अगर से लोगों के हाथ में पावर आना है तो कंपटीशन बढ़ाना पड़ेगा, कम से कम 2 ऐसे पार्टियां दिखे लोगों को जो जोरदार हों, एक दूसरे के टक्कर के हों, तब लोगों के हाथ में पावर आता है कि किसको वोट डालें और कौन हमको ज्यादा देने वाला है। अगर जीत कर आया तो हमको क्या मिलेगा, भले ही कोई भी कितनी मेजॉरिटी से जीते, लोगों का भला हो, यह कैसे हो सकता है। तो 2 या 3 पार्टीज या 4 पार्टीज होनी चाहिए। लेकिन एक बात मुझे बार बार कहने का मन करता है और मैं कहना चाहता हूं आज कि पिछले इलेक्शंस में हालांकि बीजेपी बंगाल में हार गई, लेकिन वामपंथी जो थे, लेफ्ट पार्टीज, कम्युनिस्ट पार्टी को फॉलो करते हैं, ये लोग 0 हो गए। और जब से मैंने होश संभाला, मैंने देश को देखा, शुरू के साल शायद इनका इंपॉर्टेंस कहीं कहीं दिखता था, बंगाल में हो, केरला में हो या बिहार में हो, लेकिन अब तो ये बिल्कुल इर्रेलेवेंट हो चुके हैं इंडियन पॉलिटिक्स में।
लेफ्ट पार्टीज, कम्युनिस्ट पार्टीज। तो इनका सफाया होना बहुत लाजमी था और एक तरह से अच्छा ही है कि जैसे मैं कह रहा हूं कि कोई दो ऐसे चेहरे दिखाओ जो हमको ये प्रॉमिस कर सके कि हमको क्या चाहिए इनसे मिलेगा, इन दो पार्टियों में देखने को मिलेगा। 50 पार्टी अगर फेंकोगे कि कोई 2 सीट लड़ रहा है, कोई 4 सीट लड़ रहा है, कोई 15 सीट लड़ रहा है, क्या होगा 15 सीट लड़कर भी? दो ऐसे पार्टीज हों जो सारे के सारे सीट्स लड़े, कंपटीशन में आए। जैसे अगर बीजेपी 400 सीट अपने गठबंधन में लड़ती है तो वैसे ही कांग्रेस भी यूपी में 400 की 400 सीट लड़े, ताकि लोगों को ये दिखे कि भाई हम इनको वोट देने से हमको कुछ तो पावर आएगा, और वो डर पॉलिटिकल पार्टीज में बना रहे। एक बैलेंस रखने के लिए हमारी पॉलिटिकल सिस्टम में अगर एक ही को हम वोट डालते जाएंगे और एक ही पार्टी राज करती जाएगी तो उनको भी अपने आप का घमंड सर चढ़कर बोलेगा, और फिर डेमोक्रेसी के जो नियम हैं वो टूटने के आसार बन सकते हैं। तो हमको सोसाइटी को ऐसे ढांचे में रखना है, कॉम्पिटिटिव पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए। और 540 सीट हैं एमपीज के, तो 540 सीट कोई अपोजिशन लड़े मिलकर एक छतरी के नीचे। इसके बारे में मैं अगले वीडियोस में बात करूंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जो दिल में था वो बोलना था, बोल चुका। देखते हैं यूपी के इलेक्शंस क्या होते हैं और रिजल्ट्स कैसे कैसे आएंगे, हम फॉलो करते रहेंगे और सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में बात भी करेंगे। और मैंने जैसे आपको प्रॉमिस किया पिछले वीडियो में कि मैं अभी इंग्लैंड में, लंदन में लॉकडाउन पूरी तरह से हट चुका है, तो मैं बाहर भी जाऊंगा और आपको यहाँ की रोज़ की ज़िंदगी से मिलाऊंगा, आपको अच्छे अच्छे वीडियोस बनाकर। तो देखते रहिए, मेरे चैनल से जुड़ के रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलता है।